हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पीवाई की क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है। तो जो 30 क्वेश्चन है तो देखेंगे आज हम लोग। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि दिया है क्वेश्चन की यदि 11 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है जहाँ के इक्वल टू नॉट पी है, तो 3k+2p का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले 72 का हम लोग फैक्टर लिखते हैं। यहाँ पे 72 का फैक्टर हम लोग जानते हैं 9 × 8 होता है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल होगा नंबर। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए, 5k और 6। ठीक है, ये है लास्ट 3 डिजिट इस नंबर का। अब देखिए 8 से डिविजिबल के लिए 8 × 48 होता है, 2 बचेगा। और यहाँ पे कौन से नंबर रखेंगे कि ये नंबर कट जाएगा, तो 2 और 3 5 यानी 56 हो जाएगा। तो 56 कट जाता है, 8 7 56, यानी के इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे 3। के इक्वल टू 3 रखेंगे तो 8 7 56 कट जाएगा। तो के का वैल्यू आ गया। अब 9 से डिविजिबल देखते हैं, तो इस नंबर को लिखते हैं 88p554085, और यहाँ पर के जगह पर 3 लाए हैं और 6। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानते हैं कि सम होता है, डिजिट सम होता है। तो जो भी डिजिट सम जिसका टोटल का अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होता है 9 से डिविजिबल होता है। तो डिजिट सम करते हैं तो जहाँ 9 आएगा वहाँ पे कट कर देंगे। जैसे 6 और 3 9 कट हो गया, 5 और 4 9 आ गया, कट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 और ये 5 5 18, 18 में भी 9 आ रहा है, 18 भी 9 से कटेगा, तो ये दोनों काट दीजिए। बचा क्या 8 और 8 16, 16 को हम लोग डिजिट सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। और 7 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ गया तो +2, यानी पी इक्वल टू हम लोग को क्या लेना पड़ेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालना है 3k + 2p। तो 3k इक्वल टू 3 वहाँ पे आया था, 3 × 3 और +2 × 2, यानी 9 + 4, यानी 13 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग का क्या होगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यदि संख्या इतना इतना है तो 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब देखिए ये संख्या दिया है 6484y6। अब 8 से डिविजिबल रूल हम लोग जानते हैं कि लास्ट 3 डिजिट क्या होता है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 के देखिए 8 5 40 कर देंगे, और हम लोग को न्यूनतम मान पूछा है तो y की जगह पर ये करेंगे तो 416। अब देखिए 8 से करते 8 5 40, 8 9 16। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं ठीक है, इतने मतलब में कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा न्यूनतम मान y का 1 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सी छोटी भिन्न संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है, छोटी भिन्न देखना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब कि यहाँ से देखिए 1/10 है, और एलसीएम यहाँ पे क्या लगता है, ये डबल से डबल 0 काट दीजिए, और 1000 एलसीएम हो गया समझिए। तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे तो यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आएगा और 1000 एलसीएम ले लिए हैं, यहाँ पे एडिटिव हो जाएगा 1000, और यहाँ पे हो जाएगा 50/1000। अब देखिए जी डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे 9 सबसे छोटा वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट अंदर 1350 का मिश्रित करनी रूप ज्ञात कीजिए। तो करनी रूप ज्ञात करना है तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे फैक्टर करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए पहले 135 × 10 लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 5 × 27 × 10 को लिख सकते हैं क्या 2 × 5, 5 × 3 × 3 लिख सकते हैं 17 को 3 × 3, और ये हो गया 2 × 2 5। अब देखिए ऐसे जो पेयर बन रहा है वो बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे बन रहा है 5 और 5 पेयर बन रहा है, और यहाँ पे 3 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, और जो बच रहा है उसको अंदर रख लेंगे। तो 5 × 3 निकल गया बाहर, और बचा क्या 2 और 3, 3 × 2। अब इसको क्या लिखते हैं 15 √6। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, जो भी सबसे बड़ा पावर होगा उसी को लेते हैं। तो देखिए 2 के पावर किस में सबसे बड़ा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। फिर 3 के पावर जो बड़ा होगा वही लेगा, 3 के पावर 6 है। फिर 5 का देख लेंगे, 5 का 5 है, 5 हो गया, और जो बच रहा है वो भी लिख लेंगे, क्योंकि इधर 7 नहीं है मगर इधर है, तो 7 हम लोग को लिखेंगे क्योंकि एलसीएम है, तो ये 2 के पावर है। अब ये आंसर हम लोग आ गया ये डी नंबर। ठीक है, जो बड़ा वैल्यू होगा पावर होगा वहीं हम लोग लेंगे। ठीक है, तो आंसर हम लोग का हो गया ये डी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि दिखाऊं कि जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से इतना बढ़कर हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि औसत वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो हम लोग परसेंटेज बताना था, डबल 0 से डबल 0 काट कर देते हैं। अब आ गया कितना वृद्धि हुआ है, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 2625 और 1750 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को 5 आ गया यहाँ पे, अब 12 7 हो गया, और ये हो गया 15 से 8,
यानी इतना का वृद्धि हुआ है 5 साल में। 5 साल में तो 1 साल में वृद्धि कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 175, यानी 1 साल में वृद्धि इतना हो रहा है। ठीक है, अब वृद्धि परसेंटेज निकालना है, तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 175 हम लोग को पहले तो इतना था 1750 लिखेंगे इंटू 100 वृद्धि परसेंटेज। अब ये कट गया और 0 से 0 का, यानी 10% हम लोग का आंसर होगा। औसत प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। तो देखिए ये क्यूब होता है, डायरेक्ट हम लोग को याद है 1331 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, 1331 अपॉन 1000 हम लोग जानते हैं, और ये हो जाएगा 11/10। तो इसका क्यूब करेंगे तभी तो आएगा, तो क्यूब यानी 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि mn प्लस n, और इसका दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 7 तो हम लोग क्या करें, प्लस कर देंगे, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये हो जाएगा 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी m इक्वल टू 5 आ गया। 5 आ गया तो m क्या, देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो m के 5 करते हैं 125। अब यहाँ से 8 निकाल लेंगे, n m प्लस n इक्वल टू 7 है तो 5 है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 के पावर क्यूब करेंगे तो 8 आ गया। तो कितना आ गया 133। अब ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन में एक ही है ए, वही आंसर हो जाएगा हम लोग का, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि यदि a रेशियो b, अब रेशियो निकालना है तो a रेशियो b यहाँ पे दिया हुआ है, a रेशियो b और c हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखते हैं, a रेशियो b 8 और फिर a से b और c को लिखते हैं 18 और 18 रेशियो 25। अब इसको इस तरह करते हैं। ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई 5, अब देखिए हम लोग को सी का लेना है तो बीच वाला छोड़ देते हैं, अब इसके बाद 8 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, बीच वाला छोड़ दिए हैं, 5 से कट दिए, 5 5 जा 25, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 9 रेशियो 20 आ गया। ए और सी का रेशियो हो गया 9/20, यानी बी आंसर हो गया, बीच वाले हम लोग छोड़ दिए हैं। ठीक है, बी का छोड़ दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की बिक्री प्रारंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यदि वस्तु का क्रय 50% बढ़ा दिया जाता है तो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो 9% के लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग 100 रुपये का उसका वस्तु था, 100 रुपये का था और 174 रुपया उसको लाभ हो रहा है, यानी 174 रुपये में वो बेचा था। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिर क्रय मूल्य पर हम लोग को 50% वृद्धि होगा, तो ये कितना हो जाएगा 150 रुपये, मगर बोल रहा है कि बेचना उसी पर है, विक्रय मूल्य वही रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है विक्रय मूल्य वही रहेगा, यानी 174 रुपये रहेगा। तो प्रॉफिट इस पर कितना हुआ, तो यहाँ से 5 माइनस करेंगे 20 रुपये, 24 रुपये का फिर भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 150 पे, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, ये 5 हो गया और 8 के 24 और 5 दूना के 10, यानी 16% हम लोग का आंसर आ गया। 16%, 9% जो लाभ होगा वो 16% होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना दिया हुआ है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और उस दुकानदार के अंकित मूल्य पर इतना % की 2 क्रमांक छोड़ दी जाती, तो इस संभावना में होने वाला प्रतिशत लाभ यहाँ हानि बताना है। देखिए ये हम लोग का अंकित मूल्य और ये MP मार्क्स प्राइस 5 रेशियो और ये है C कॉस्ट प्राइस 3 दिया हुआ है, और इस पर छूट देने के बाद इतना उसको विक्रय मूल्य पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 5 हम लोग x मान लेते हैं, 5x पर 25% के छूट, यानी 25 चौके 100, यानी 3/4 x नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई इंटू 10%, यानी 9/10। अब ये डिस्काउंट देने के बाद इसको कितना पड़ा है 3645 रुपया, 3645 रुपया। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है CP, तो यहाँ से 3x कर देते हैं, 5 को इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ हम लोग करेंगे 3x इक्वल टू, ये 3 यहीं पे छोड़ देते हैं ये वाला। ठीक है, क्योंकि 3x हम लोग का ये निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का 3645 और ये जगह 4 इंटू 6 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 तो ले लिए हैं, तो 9 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ से 9 से पहले कट कर देंगे, तो 9 चौके 36, 9 5 45, ठीक है, 9 चौके 36, 9 5 45। अब उसके बाद 5 से कट कर देंगे, 8 5 40 और 8 है कम 8 है। ठीक है, अब ये आ गया हम लोग को 4 का 4, 8 चौके 32, यानी 3240 हम लोग को क्या आ गया CP यानी कॉस्ट प्राइस। अब पूछा है इसमें हम लोग का कि होने का प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें, तो CP हम लोग का आ गया और इतने में बेचा गया है, ये हम लोग का विक्रय मूल्य है, तो माइनस कर देंगे 3645 में 3240, 5 हो गया, 0 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया, यानी इतना रुपये हम लोग का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 3240 में इंटू 100। अब ये 8 से अभी कटा था, 8 हो जाएगा ये, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 कर दो इसको और इसको 2 कर दो, यानी 12.5%, 12.5% हम लोग का क्या हुआ इस पर लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ए जो कर रहा है उस 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, पूरा करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे काम करता है, देखिए यहाँ पे आधे काम करता है, आधे आधे दिन तक काम कार्य करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में, फिर आधे दिन तक कार्य करता है तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसको 60 कर देते हैं, 60 12 50 60। ए का इफिशियंसी 3 है तो बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों का मिलकर 5 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक ये बी का इफिशियंसी 2 है और वो दो है, एक दिन का उसका कार्य 2 है, तो आधा काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी आधे दिन का काम करेगा तो 1 हो जाएगा इफिशियंसी। तो ए का 3 हो गया और इसका 4, यानी 4 होगा टोटल इफिशियंसी। तो 60/4 यानी 15 चौके 60, यानी 15 दिन इसका आंसर होगा, ठीक है। दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में करता है, ए इक्वल टू 9 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला उसी कार्य को, तो बी निकालना है कि अकेला कितना। देखिए पहले तो 18 होगा, एलसीएम इसका 36 18 और 9 दूना 18। अब देखिए इफिशियंसी ए का 2 है तो बी का क्या हो जाएगा 1 होगा, यानी 1 से डिवाइड कर देंगे तो 18/1 करेंगे तो 18 दिन ही आएगा। तो बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाइप ए टैंक को 80 मिनट में भर सकता है। ए पाइप 80 मिनट में भर सकता है और बी पाइप टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, बी 40 मिनट में भर सकता है। दोनों ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है टंकी, अच्छा दोनों को एक साथ भरना है तो इसको 80 ले एलसीएम हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 80/3 हो जाएगा। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन दिया था 36 18 और 2 20, यहीं पे हो गया क्योंकि ये नहीं होगा 19 हो जा रहा है, तो हम लोग का बी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया कि इतना रुपये की धनराशि 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अर्धवार्षिक के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा साधारण ब्याज कितना तो हम लोग जानते हैं, चलिए साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो ये 4 डायरेक्ट रखते हैं, 48750 इंटू 16 और ये 73 दिन है, नॉन लीप ईयर है तो 365 दिन, ये 5 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, बाई 100 16 है। अब देखिए जी इसको 5 से कट कर देते हैं, 9 5 45, 9 5 45, 3 और 5 7 35 50 25, यानी इतना आ गया। हाँ अब डिजिट हम लगा लेते हैं, क्या करते हैं ना अलग अलग है तो डिजिट हम लगा लेते हैं। तो देखिए 6 और 7 हो गया, ये नीचे तो 1 हो गया, 1260, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कोई धनराशि पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12%, 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवासित की जाती है। तो 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 20,000 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए जी मूलधन ज्ञात करना है हम लोग को, मिश्रधन दिया हुआ है तो 20,000 ये दिया हुआ है मूलधन, मान लेते हैं 100, इस पर बढ़ता है 6%, तो हम लोग को इसको करते हैं आसान करने के लिए इसको हम लोग 5 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अंतर बहुत है ऑप्शन में, तो इसको 5 मान लेते हैं 6 को, और इसको 10 और इसको 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो 5% का क्या हुआ है इसमें वृद्धि होगा तो 20/100 होता है, 21/20 हो जाएगा, और ये 10 होगा तो 11/10 और ये 20 होगा 20/6 यानी 5 हो जाएगा। अब इसमें करने वाला है कोई नहीं करना, 3 कर दो, इसको 3 से कर दो या इसको 5 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लाते हैं 0 0 0 0 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 5 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 20 वाट इंटू 11 इंटू 3। अब इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट डिवाइड कर 50 25 25 दूना 50 दूना का 10 यानी 200 यानी 200 करोड़ हो जाएगा, 7 जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 7 और डिवाइड ये कर रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 33 हो जाएगा। पहले यहाँ से करते हैं 11 से तो 1 3 2 आ गया, 3 3 9 और ये 693 आ रहा है ना, ठीक है 693 आ रहा है, ठीक है 2 कर दिए यहाँ पे 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 से जाएगा, पहले तो 1 से 1000 लिए तो 673 घटाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे 10 में से 3 के 7 हो जाएगा और ये 9 में से 0 हो जाएगा और 9 में से 307 होगा, फिर 0 बैठाएंगे। अब देखिए 300 यहाँ पे 3070 आ रहा है, अब 6 से ले जाना है तो 4 से ही तो जाएगा, 4 से करते हैं तो देखिए 36 12 के 2 9 चौके 36 9 चौके 36 1 37 7 और 6 चौके 24 से 24 3 27, क्योंकि अब देखिए एक ही ऑप्शन आगे आ रहा है 1 और 4 का, ठीक है 1 और 4 क्योंकि 5 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, और 3 से करें तो नीचे आ गया तो देखिए हम लोग का दो डिजिट आ गया यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर ये मार देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसलिए हम यहाँ पे किए कम 20 और बढ़ा दिए और कम किए क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए,
ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया 1427.6.58। क्योंकि हम लोग देखिए 2 डिजिट आ गया तो समझिए कि ऑप्शन में तो अब कोई है नहीं, तो यही आंसर होगा। ठीक है। तो जब भी लगे कि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसमें अप्रॉक्स मान के आप लोग सोल्यूशन करेंगे तो आसानी होगा ऑप्शन पकड़ने में, क्योंकि देखिए इसमें आंसर भी डिफरेंस इतना दिया हुआ है, 2-2 हज़ार का, 1-1 हज़ार का, तो ऐसे में पकड़ा जाएगा आंसर। ये दिया है डिफिकल्टी इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन इसका डिफिकल्ट होगा, इस तरह कीजिएगा ना तो इसका कैलकुलेशन और डिफिकल्ट चला जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे ही कीजिएगा अप्रॉक्स मान के। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस और एक कार की चाल का अनुपात इतना है। देखिए एक बस है, ये बस हो गया, और एक कार सी से मान लेते हैं, 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो हम लोग यहाँ से कार की स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है। 396 किलोमीटर 6 घंटे में करती, तो 6×36 यानी कार का स्पीड क्या आ गया 66। ठीक है। तो कार का यहाँ रेशियो दिया 11:66 है, तो 11 से कटा 6 आ गया, यानी 1:6 आ गया। तो बस का क्या होता है 7×42, यानी 42 हो गया इसका। ठीक है। हम लोग बस का पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात ने दिया। देखिए चाल का अनुपात 7:5 दिया हुआ है। दूसरी रेलगाड़ी 4 आवर में इतना किलोमीटर तय करती है। यहाँ पर भी चाल नहीं पूछा है, तो दूसरी गाड़ी ये है। ठीक है। तो 4 यानी उसका चाल हो जाएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। यानी 5=100 दिया हुआ है, 1=2 का होगा 20 हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा है दूसरी गाड़ी के, तो 7×14 यानी 140 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश एक लग्जरी नाव में से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे के 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ नदी की प्रवाह की गति। अब देखिए जी, ये नदी के दिशा में, धारा की दिशा में एक लग्जरी नाव इतना नदी के धारा की दिशा में 34 किलोमीटर से, तो देखिए एक्स प्लस वाई नाव और धारा की चाल, तो यहाँ पर कितना 34/, अब इसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो ये 4 + 15 होगा, यानी 1/4, यानी ये हो जाएगा चलो 17 होगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 17×2 = 34, यानी 8 आ गया। अब x - y = ये हो गया 19 किलोमीटर 3 घंटा 10 मिनट, यानी 1/6, 18 का 19, 19/19/6 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है। इंटू 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो 19 से 19 कट गया। अब देखिए यहाँ से प्लस कर देंगे तो ये प्लस माइनस कट गया, यानी 2x = 814, यानी x = कितना आ गया 7। तो ये हम लोग को आ गया 7, किसका आ गया नाव का आ गया, तो हम लोग को धारा का पूछा हुआ है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x + y 8 है तो x 7 है, तो धारा क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे x + y = 8 है, तो यहाँ पे 7 + y = 8 है, तो y = क्या आ जाएगा 8 - 7, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए जी, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अब हम लोग जानते हैं समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए जैसे कि ये दोनों रेखा क्या है सेम है। ठीक है। कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल 1/2, और ये होता है एक हाइट इंटू बेस होता है। ठीक है। तो दोनों x है, तो इंटू x। ठीक है। और यहाँ पे क्या है 8 है। ठीक है। यहाँ पे तो 8 है। हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस से निकाल सकते हैं x, पाइथागोरस से x² + x² = 64, यानी 2x² = 64, 2 से कट गया, यानी x² = कितना आ गया 32, तो x² 32 रखते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा x²। x² क्या रखना है 32, 1/2 × 32, 2 से कट गया, यानी 16 आंसर। हम लोग का 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज के अंतःवृत्त त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि R = परिमाप δ/s, यानी क्षेत्रफल अपन अर्ध परिमाप। ठीक है। त्रिज्या = R यानी त्रिज्या = क्षेत्रफल एरिया अपन परिमाप अर्ध परिमाप होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो 8 = हो जाएगा परिमाप हम लोग को, यहाँ पे क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, तो x मान लेते हैं, और ये 64 दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा ये 64 परिमाप है, तो अर्ध परिमाप लेंगे तो हाफ कर देंगे, 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 हो गया, ये हो गया 32। ठीक है। तो हम लोग ये हो जाएगा x = क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता है 8 × 32,
यानी क्या है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को ये आंसर आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फार्मूला याद कीजिएगा, जब भी डायरेक्ट इस तरह है तो हम लोग इस तरह कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, एपी का। तो जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1, 1 मिनट, 1+1, देखिए 1 को प्लस में हम लोग लिख लेते हैं, 1+1 डॉटेड एन पद तक लिख सकते हैं ना, और इसको अलग लिख सकते हैं माइनस में, जो एन वाला माइनस में है तो 1/n माइनस इसको इस तरह -2/n, ठीक है, -3/n, ये भी एन पद तक जाएगा, ठीक है, n/n पद तक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ए पी लगाते हैं, ये देखिए ए पी में है ये भी, ठीक है, ये तो ए पी में है। अब ए पी में है तो यहाँ पे हम लोग डी निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, डी निकालेंगे अगर हम लोग 2n माइनस 1/n, यानी कि ना 1/n आ जाएगा। तो एस एन इक्वल टू हम लोग निकालेंगे यहाँ से, एस एन इक्वल टू, तो एस एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, मगर समझाने के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको हम लोग n मान लिए, ठीक है, तो ये तो n हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा n-2 2 इंटू ये 1/n हो जाएगा, क्योंकि 2a है तो एक जगह 1/n है, प्लस n-1 इंटू 1/n, तो a हो जाएगा। अब जब हम लोग निकालेंगे तो n माइनस ये हो जाएगा n/2, यहाँ पे 2/n प्लस n-1/n, ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में n-n/2 और ये n+1/n, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो n-n+1/2, ठीक है, और ये आ जाएगा लास्ट में n-1-2। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बना हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, कोई बात नहीं। चलिए तो ये हम लोग का आंसर क्या आ गया, n-1/2, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जीपी में है, ये अर्थमेटिक में नहीं, ये जीपी में गुणोत्तर में, देखिए 16 दूना का 32, 32 दूना का 64, यानी जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है, देखिए यहाँ से अगर 60 कॉमन लेंगे, क्वेश्चन में 16 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 फिर 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने गुणोत्तर, इसमें मल्टीप्लाई होते गया, ठीक है। तो जीपी में ये फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए आर के पावर n-1 होता है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 हो गया, एन इक्वल टू क्या हो गया, एन इक्वल टू 11 वहाँ पे दिया हुआ है, और आर इक्वल टू क्या करते हैं 4/2 करेंगे, यानी 2 आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ से। अब टी एन इक्वल टू ये निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एक की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 के पावर आर की जगह क्या है 2 है, तो 2 के पावर n-1, एन क्या है 11-1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 10 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा 16 रखना है, और 16 तो रखे ही नहीं हम लोग, ए के पावर 16 है, अच्छा 16 रखना नहीं है, और 16 तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। अब देखिए जी ये तो 16 ये जो 16 कॉमन किए हैं तो ये तो मल्टीप्लाई रखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग का 1 हो गया ए, और 2 हो गया हम लोग का आर, यहाँ पे आया और यहाँ पे हो जाएगा 11-n दिया है, n-1 होता है ना, यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10, और ये 16 मल्टीप्लाई है, कॉमन लिया है तो ये 16 हो गया। तो इसका होता है 16 मल्टीप्लाई ये, इसका 2 के पावर 10 का वैल्यू कितना होता है 10 24 होता है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 16384, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी इक्वल टू 1 है तो कॉट 2a/3 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए जी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पे दिया है कॉट, एक मिनट, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे डिवाइड में जाएंगे तो कॉट ए प्लस बी 1/, कॉट ए माइनस बी, अब इनवर्स होता है ये 10 में आ जाएगा, तो कॉट ए प्लस बी और ये क्या हो जाएगा 10 ए माइनस बी। अब देखिए इधर कॉट है इधर 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का क्या करेंगे 10 कॉट में चेंज करेंगे, तो इसमें 90 माइनस कर देंगे, तो कॉट ए प्लस बी और यहाँ पे
कॉट कॉट लिखेंगे और इसको 90 माइनस ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है। अब ये कॉट से कॉट कट गया तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 माइनस ए प्लस माइनस बी आ गया, ठीक है। अब इधर इसको लाएंगे अब देखिए यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो माइनस इधर आएगा तो ये बी बी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से इधर आएगा तो ये बी कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 90, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, 2a/3 कॉट 2a की जगह 45/3, 15 3 45 होता है, 15 यानी 30 कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 का वैल्यू होता है √3 होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आंसर हम लोग को क्या आ गया, 2√3 ये वाला, ठीक है। देखिए ये लिखना पड़ा हमको, इतना सब लिखना पड़ा समझाने के लिए, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको आंसर लगा सकते थे, ठीक है। तो आप लोग को समझाने के लिए इतना लिखे हुए हैं, ठीक है। नहीं तो ये इतना वैल्यू निकालने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे ये निकालना है। तो tan इक्वल टू थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan बना लेते हैं। तो cos से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस 2 tan हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस यहाँ पे cos कर दिया तो -1 हो गया। अब देखिए कॉट की जगह पर डायरेक्ट रख देंगे 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 4 -1। और देखिए ये 4 प्लस 8 और 8 -1 यानी हो जाएगा 4 12 12/7 हो गया आंसर, 12/7 आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और 4 और 7 और 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ये देखिए आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें हम लोग जानते हैं ये लाइन जो होता है इस तरह, ठीक है। और इसमें जैसे ये मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, किस रेशियो में बांट रहा है, मान लो m इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1 और यहाँ पे दिया हुआ है n इक्वल टू 2, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट पहले का दिया हुआ है 2 4 और इसका क्या दिया हुआ है 7 और 9, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कौन सा, मिडिल का निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आंतरिक वाला ये निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में होता है ना, तो एक्स का एक निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला था एक्स इक्वल टू nx1, देखिए x1 ये होगा और x2 ये होगा, ठीक है। एक्स nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n। तो देखिए n क्या है यहाँ पे, n 2 है तो x1 क्या है 2 है, 2 2 या 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2। m क्या है यहाँ पे 2 है 1 है, x2 क्या है 7 है इंटू 7, m प्लस n क्या है 2 और 3 हो जाएगा। तो 4 प्लस 7 7 4 11/3 यानी 11/3 आ गया। तो आंसर पहले ही आ गया हम लोग का सी, क्योंकि दोनों निकालना नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये फार्मूला याद रखेंगे, एक्स इक्वल टू nx1 प्लस m2x2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु इतना इतना को जोड़ती हुई आंतरिक रूप से इतना विभाजित करती है। देखिए फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम, तो डायरेक्ट एक्स निकालते हैं। तो एक्स इक्वल टू n लिख देते हैं एक बार फार्मूला, nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n। अब देखिए n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे m इक्वल टू 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई x1 क्या है 4 है, तो 4 प्लस और m2 क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया इंटू -3 है यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा जो रेशियो है 2 + 3 ये हो गया 12 और ये -6 हो जाएगा, 3 2 6 तो -6/5 यानी 6/5 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का ये आ गया, ठीक है 6/5 डी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज के एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी में देखिए ये हम लोग का एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बोल रहे हैं, और इसका डी क्या है एक, अब ये हम लोग का ए है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। बी और ए सी, अब यहाँ पे ये 6 दिया हुआ है, ठीक है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डी पैरेलल टू बी सी है, तो डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं डी ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी अपॉन 2, किस थ्योरम से, मिडिल वाले थ्योरम से, मिड थ्योरम पढ़े ना, मिड पॉइंट वाला, मिड थ्योरम से ये बी सी अपॉन बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
मिड थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 1 2 3 एन की संगत बराबरता के साथ मान 1 2 3 4 डैश एन बांध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग दो बराबरता दिया है, एक ये एक ये। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल क्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन क्या होता है 6 होता है, ठीक है। और प्रथम प्राकृतिक संख्या का योगफल वाला निकाल लेंगे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। तो ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ से एन इंटू एन प्लस वन 2n 2n प्लस वन डिवाइड 6 अपॉन एन प्लस एन इन डिवाइड में एन प्लस वन वन टू से ये 3 कट गया, ये एन से एन कट गया, और ये एक मिनट, और ये कट गया, ठीक है। तो हम लोग को बचा 2n और ये एन से एन कट गया, तो 2n प्लस वन अपॉन 3, ये 3 सिर्फ बचा। तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं माध्य इक्वल टू क्या आता है, सम ऑफ माध्य इक्वल टू यहाँ पे ये वर्गों का ये हो गया और वर्गों का ये सम हो गया, दोनों का वर्गों का सम, क्योंकि 2 है तो दो बार हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर ये आ जाएगा 2n प्लस बाई 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु और उसके पुत्र की तत्कालिक आयु का 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी? तो पिता का x मान लेते हैं तो x माइनस 6 हो गया, और पुत्री का y मान लेते हैं तो पुत्री के y माइनस 6, और यहाँ पे 6 गुनी थी तो 6 गुनी कर दिया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग को आ जाएगा x माइनस 6 और ये 6y माइनस 36, और ये इधर चला जाएगा तो x माइनस 6y इक्वल टू प्लस वाई 6 जाएगा तो माइनस 30 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब दूसरा में दिया हुआ है 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद बोल रहे हैं तो x प्लस 3 हो गया और 3y या y प्लस 3 कितने गुनी हो जाएगी 3 गुनी, तो 3 गुनी कर दिए तो x यहाँ पे x प्लस 3 और 3y प्लस 9 यानी x माइनस 3y, और इधर से माइनस हो जाए तो 6 आ गया। अब देखिए प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3x 3 से बोल रहे हैं 2 से करते हैं 2x माइनस 6y और उसके बाद माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 12। और दोनों इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या कर देंगे माइनस जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे तो माइनस चेंज होगा तो ये कट जाएगा और ये आएगा तो x इक्वल टू 42 आएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या है कि पुत्री का पूछा हुआ, तो पुत्री का यहाँ पे पूछा हुआ है, तो पुत्री का क्या करेंगे यहाँ पे y इक्वल टू निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे y इक्वल टू। तो यहाँ से मान लीजिए ये वाला इक्वेशन में रखते हैं 42 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 72 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 6y, माइनस में होगा तो ये माइनस में कट जाएगा तो y इक्वल टू 1272 बाई 6 होगा तो 1272 यानी 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, ये थोड़ा जटिल हो गया, हालांकि इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, शॉर्ट में आपको, चलिए कोई बात नहीं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।